हाय एवरीवन। सभी छात्रों को एचडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीपीसीएस मेंस 2020 पेपर 4 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आपने इन प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को हल करना सीख गए तो हम ये दावा कर सकते हैं कि आप बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आपको कहीं से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, बशर्ते सभी प्रश्नों को सावधानी पूर्वक तैयार करना होगा। चलिए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मूल्य सृजन में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। मूल्य सृजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति में सत्यनिष्ठा, करुणा, अनुशासन, सहिष्णुता, उत्तरदायित्व एवं नैतिकता जैसे गुण विकसित होते हैं। परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाएं इसके प्रमुख आधार स्तंभ हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। परिवार की भूमिका देखेंगे। प्रथम, सामाजिक संस्था संस्कार एवं नैतिक मूल्यों का विकास, प्रेम, अनुशासन, सहानुभूति और उत्तरदायित्व की भावना का निर्माण, आचरण द्वारा मूल्य शिक्षा का प्रभावी माध्यम। अब हम समाज की भूमिका देखें। समाज की क्या क्या भूमिका है। सामाजिक परंपराएं, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक जीवन से सहयोग, समानता और सहिष्णुता का विकास होना चाहिए। सामाजिक मानदंड नागरिक कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्व का बोध कराते हैं। आदर्श व्यक्तित्व प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अब हम शिक्षण संस्थाओं की भूमिका देखेंगे। औपचारिक मूल्य शिक्षा एवं नैतिक प्रशिक्षण प्रदान करना, खेल, एनएसएस, एनसीसी तथा सामुदायिक सेवा से नेतृत्व एवं सेवा भाव विकसित करना। अगला पॉइंट है, संविधान के मूल्यों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से ही नैतिक, उत्तरदायी एवं संवेदनशील नागरिकों का निर्माण संभव है। यही मूल आधारित समाज संवैधानिक आदर्शों तथा वसुंधैव कुटुंबकम की भावना को सशक्त बनाकर राष्ट्र के सतत एवं समावेशी विकास का आधार बनता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार की भूमिका की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आरटीआई एक्ट नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार प्रदान करता है। यह सुशासन, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का प्रभावी लोकतांत्रिक साधन है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। शासन में पारदर्शिता हेतु सूचना के अधिकार की भूमिका देखेंगे। पहला पॉइंट है, सरकारी निर्णयों एवं नीतियों को सार्वजनिक बनाकर पारदर्शिता बढ़ाता है। अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं संसाधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाता है। अगला पॉइंट है, नागरिकों की भागीदारी एवं जन सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी में सहायक है। लोकतांत्रिक शासन में विश्वास एवं उत्तरदायी प्रशासन को सुदृढ़ करता है। चुनौतियां देखेंगे। सूचना देने में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी, सूचना आयोगों में लंबित मामले,
आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा संबंधी चिंताएं, धारा 18 के अपवादों का कभी कभी अनुचित उपयोग। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सूचना का अधिकार लोकतंत्र का सशक्त प्रहरी है। डिजिटल शासन, समयबद्ध सूचना उपलब्धता, सूचना आयोगों को सुदृढ़ बनाने तथा नागरिक जागरूकता बढ़ाने से आरटीआई शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सुशासन को और अधिक प्रभावी बना सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। बेईमान अधिकारियों के अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता भ्रष्टाचार के लिए एक सुरक्षा की ढाल है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अंतर्गत लोक सेवकों के अभियोजन हेतु पूर्व सरकारी स्वीकृति का प्रावधान है। इसका उद्देश्य ईमानदार अधिकारियों को दुर्भावनापूर्ण मुकदमों से बचाना है, किंतु इसकी आलोचना भ्रष्टाचार के मामलों में विलंब और संरक्षण के कारण होती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। यह प्रावधान सुरक्षा की ढाल क्यों माना जाता है? पहला है, अभियोजन स्वीकृति में अनावश्यक विलंब, राजनीतिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप की संभावना, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई में बाधा डालना, भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं की प्रभावशीलता प्रभावित। अब हम इसके पक्ष में तर्क देखेंगे। ईमानदार अधिकारियों को निराधार मुकदमों से सुरक्षा, प्रशासनिक निर्णय लेने में निर्भीकता बनी रहती है, झूठे एवं प्रतिशोधात्मक मामलों पर नियंत्रण। अब हम सुधार के उपाय देखेंगे। समयबद्ध एवं पारदर्शी स्वीकृति प्रक्रिया, स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा निर्णय, विनीत नारायण तथा सुब्रमण्यम स्वामी मामलों की भावना के अनुरूप जवाबदेही सुनिश्चित करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अभियोजन स्वीकृति का उद्देश्य सुरक्षा देना है, दंड मुक्ति नहीं। अतः पारदर्शी, समयबद्ध एवं स्वतंत्र स्वीकृति व्यवस्था ही भ्रष्टाचार नियंत्रण तथा प्रशासनिक निष्पक्षता के बीच संतुलन स्थापित कर सकती है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की विवेचना कीजिए। पहला है निष्पक्षता, दूसरा पॉइंट है प्रतिबद्धता के अनुसार। दोनों के अनुसार हमें उत्तर को लिखना है। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। सिविल सेवक लोकतांत्रिक शासन का प्रमुख स्तंभ होता है। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्षता तथा संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर जनहित में कार्य करे। यही सुशासन और नागरिकों के विश्वास की आधारशिला है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला पॉइंट है निष्पक्षता। सभी नागरिकों के साथ जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र या राजनीतिक विचारधारा से परे समान व्यवहार करना, निर्णय केवल कानून, तथ्यों एवं योग्यता के आधार पर लेना, पक्षपात, भाई भतीजावाद एवं राजनीतिक दबाव से मुक्त रहना। उदाहरण के लिए चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा सभी दलों के साथ समान व्यवहार। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, प्रतिबद्धता। संविधान, विधि के शासन एवं लोकहित के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, उत्तरदायित्व एवं दक्षता के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करना, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समर्पित रहना। अब हम सीधे उदाहरण पर चलते हैं। आपदा प्रबंधन में सिविल सेवकों द्वारा
निस्वार्थ एवं त्वरित सेवा। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्पक्षता सिविल सेवक के निर्णयों को विश्वसनीय बनाती है, जबकि संविधान और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता प्रशासन को उत्तरदायी एवं प्रभावी बनाती है। दोनों मूल्य मिलकर सुशासन, लोक विश्वास तथा लोकतांत्रिक प्रशासन को सुदृढ़ करते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक कर्मचारी अपने कार्यालय में रिश्वत ले रहा था। उसके अधिकारी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अधिकारी जानता है कि यदि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके वृद्ध माता पिता बेघर एवं बेसहारा हो जाएंगे। इसलिए अधिकारी ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। कल्पना कीजिए कि आप वही अधिकारी हैं। इन स्थितियों से में आप क्या करेंगे? विस्तृत चर्चा करिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। यह एक नैतिक दुविधा का मामला है, जहां करुणा और कर्तव्यनिष्ठा के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। एक लोक सेवक का प्रथम दायित्व कानून, निष्पक्षता एवं जनहित की रक्षा करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। यदि मैं अधिकारी होता तो निम्नलिखित कदम उठाता। रिश्वत लेने के प्रमाण सुरक्षित कर नियमानुसार विभागीय एवं विधिक कार्रवाई प्रारंभ करता। अगला पॉइंट है, कर्मचारी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार अपना पक्ष रखने का अवसर देता। व्यक्तिगत परिस्थितियों को दंड निर्धारण में मानवीय आधार पर विचार हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता, परंतु अपराध को नहीं छिपाता। कर्मचारी के वृद्ध माता पिता की सहायता हेतु उपलब्ध सरकारी सामाजिक कल्याण योजनाओं एवं परिवार की वैकल्पिक सहायता का प्रयास करता। कार्यालय में सतर्कता, नैतिक प्रशिक्षण एवं पारदर्शिता को सुदृढ़ करता, जिससे भविष्य में भ्रष्टाचार की पुनरावृत्ति न हो। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। करुणा का अर्थ भ्रष्टाचार को संरक्षण देना नहीं है। एक आदर्श लोक सेवक निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व और संवेदनशीलता के साथ कानून का पालन करते हुए मानवीय पक्ष का भी यथासंभव ध्यान रखता है। यही सुशासन और लोक विश्वास की आधारशिला है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आप प्रशासनिक कार्यों में संवेदनात्मक बुद्धि को कैसे लागू करेंगे? व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लेंगे। संवेदनात्मक बुद्धि से आशय अपने तथा दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और उचित ढंग से उपयोग करने की क्षमता से है। डैनियल गोलमैन के अनुसार यह प्रभावी नेतृत्व एवं सुशासन का महत्वपूर्ण आधार है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। प्रशासनिक कार्यों में संवेदनात्मक बुद्धि का अनुप्रयोग देखेंगे। आत्म जागरूकता, निर्णय लेते समय व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर नियंत्रण। अगला पॉइंट है आत्म नियमन, संकट एवं तनावपूर्ण परिस्थितियों में धैर्य और संतुलन बनाए रखना। अगला पॉइंट है सहानुभूति, नागरिकों विशेषकर वंचित वर्गों की समस्याओं को संवेदनशीलता से समझना। अगला पॉइंट है प्रभावी संचार, कर्मचारियों एवं हितधारकों के साथ विश्वासपूर्ण संवाद स्थापित करना। अगला पॉइंट है संघर्ष समाधान, वार्ता, सहयोग और मध्यस्थता द्वारा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। अगला पॉइंट है प्रेरणादायी नेतृत्व, टीम का मनोबल बढ़ाकर कार्यकुशलता एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि करना। अगला पॉइंट है नैतिक निर्णय,
करुणा एवं विधि के बीच संतुलित एवं न्याय संगत निर्णय सुनिश्चित करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। एक भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोक सेवक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता और जन विश्वास को सुदृढ़ करता है। अतः संवेदनात्मक बुद्धि, सुशासन, प्रभावी प्रशासन तथा नागरिक केंद्रित सेवा वितरण की आधारशिला है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं? लोक सेवा के लिए आवश्यक रूप से किस प्रकार की अभिक्षमता का होना विचारणीय है? विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। लोक सेवक वह व्यक्ति है जो संविधान एवं विधि के अनुसार जनता के हित में निष्पक्ष, पारदर्शी तथा उत्तरदायी ढंग से कार्य करता है। उसका उद्देश्य केवल प्रशासन चलाना नहीं बल्कि लोक कल्याण एवं सुशासन सुनिश्चित करना होता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। लोक सेवक की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। पहला है संविधान एवं विधि के प्रति निष्ठा रखना, निष्पक्षता, ईमानदारी एवं उत्तरदायित्व, जनहित सर्वोपरि तथा सेवा भाव, पारदर्शिता एवं जवाबदेही। अगला पॉइंट है लोक सेवा हेतु आवश्यक अभिक्षमताएं। पहला है नैतिक अभिक्षमता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं नैतिक साहस। अगला पॉइंट है बौद्धिक अभिक्षमता, विश्लेषणात्मक सोच, समस्या समाधान एवं निर्णय क्षमता। अगला पॉइंट है संवेदनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति, धैर्य एवं आत्मनियंत्रण। अगला पॉइंट है प्रशासनिक अभिक्षमता, नेतृत्व, समन्वय, समय एवं संसाधन प्रबंधन। अगला पॉइंट है संचार कौशल, प्रभावी संवाद, जन सुनवाई एवं विवाद निवारण। अगला पॉइंट है अनुकूलनशीलता, बदलती परिस्थितियों एवं तकनीक के अनुरूप कार्य करने की क्षमता। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। लोक सेवक की सफलता केवल ज्ञान पर नहीं बल्कि नैतिकता, संवेदनशीलता, दक्षता एवं जन सेवा की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। इन्हीं अभिक्षमताओं से वह संविधान के आदर्शों के अनुरूप सुशासन, पारदर्शिता और जन विश्वास को सुदृढ़ कर सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला पॉइंट है सहिष्णुता और सहानुभूति। अगला पॉइंट है अभिवृत्ति और अभिक्षमता। इन दोनों के अनुसार हमें विभेद करना है। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। लोक प्रशासन में नैतिक मूल्यों एवं व्यक्तिगत गुणों का विशेष महत्व है। सहिष्णुता, सहानुभूति, अभिवृत्ति तथा अभिक्षमता एवं लोक सेवक के व्यक्तित्व एवं कार्यकुशलता को निर्धारित करते हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहला पॉइंट है सहिष्णुता और सहानुभूति में अंतर। अब हम सबसे पहले सहिष्णुता देखेंगे। विभिन्न विचारों, आस्थाओं एवं संस्कृतियों को स्वीकार करने की क्षमता, सम्मान, धैर्य एवं उदारता पर आधारित सामाजिक सद्भाव एवं समावेशिता को बढ़ावा देती है। एवं उदाहरण, सभी धर्मों का समान सम्मान करना। अब हम सहानुभूति देखें। दूसरों की भावनाओं एवं पीड़ा को समझने और महसूस करने की क्षमता, संवेदनशीलता एवं करुणा पर आधारित। अगला पॉइंट है मानवीय संबंधों एवं जनहितकारी निर्णयों को सुदृढ़ बनाती है। उदाहरण, आपदा पीड़ितों की सहायता करना। अगला पॉइंट है अभिवृत्ति और अभिक्षमता में अंतर। हम देखिए, पहला है अभिवृत्ति क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या
परिस्थिति के प्रति मानसिक दृष्टिकोण अनुभव, शिक्षा एवं वातावरण से विकसित होती है, व्यवहार एवं निर्णयों को प्रभावित करती है। उदाहरण, ईमानदारी एवं जन सेवा के प्रति सकारात्मक सोच। अब हम अभिक्षमता देखें, क्या इसकी अभिक्षमता है? किसी कार्य को सीखने एवं प्रभावी ढंग से करने की प्राकृतिक क्षमता प्रशिक्षण एवं अभ्यास से और विकसित होती है। कार्यकुशलता एवं प्रदर्शन को प्रभावित करती है। उदाहरण, विश्लेषणात्मक क्षमता, तार्किक क्षमता। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। एक आदर्श लोक सेवक में सहिष्णुता एवं सहानुभूति के साथ सकारात्मक अभिव्यक्ति एवं उच्च अभिक्षमता का समन्वय होना चाहिए। यही गुण संवेदनशील, नैतिक एवं प्रभावी प्रशासन की आधारशिला है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्य लोक सेवा में किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। लोक सेवा का मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, वृद्धों, अनुसूचित जात, जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यायपूर्ण, सम्मानजनक एवं समावेशी सेवाएं प्रदान करना है। इससे सहिष्णुता और करुणा प्रमुख नैतिक मूल्य हैं। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सहिष्णुता का अर्थ है विविध परिस्थितियों एवं सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के प्रति सम्मान एवं निष्पक्ष व्यवहार। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझकर उनके हित में संवेदनशील एवं मानवीय निर्णय लेना। अब हम लोक सेवा में अभिव्यक्ति देखेंगे। योजनाओं का समावेशी एवं भेदभाव रहित क्रियान्वयन, दिव्यांग, वृद्ध एवं महिलाओं एक सुगम सेवाएं, आपदा के समय त्वरित राहत एवं पुनर्वास, शिकायतों को सहानुभूतिपूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण, अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। अब हम उदाहरण देखेंगे। कोविड-19 के दौरान प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन, आश्रय एवं परिवहन की व्यवस्था तथा सुगम्य भारत अभियान के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं का विस्तार करुणामूलक एवं सहिष्णु प्रशासन के उदाहरण हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सहिष्णुता और करुणा लोक सेवा को केवल नियम पालक नहीं बल्कि संवेदनशील, उत्तरदायी एवं जनोन्मुख प्रशासक बनाती है। यही मूल्य संवैधानिक नैतिकता, सामाजिक न्याय और सुशासन की आधारशिला है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वासोत्पादक संचार के महत्व की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। विश्वासोत्पादक संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तर्क, तथ्य, भावनात्मक अपील तथा विश्वसनीयता के आधार पर व्यक्ति की मनोवृत्ति, विचार एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है। लोक प्रशासन में यह सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी साधन है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। जागरूकता बढ़ाता है तथा गलत धारणाओं को दूर करता है। विश्वास एवं सहभागिता विकसित कर परिवर्तन को स्वीकार बनाता है। साक्ष्य आधारित तर्क निर्णयों को अधिक तार्किक बनाते हैं। भावनात्मक अपील नागरिकों को सकारात्मक व्यवहार अपनाने हेतु प्रेरित करती है। सामाजिक अभियानों जैसे स्वच्छ भारत मिशन, टीकाकरण अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में प्रभावी भूमिका। अगला पॉइंट है लोक सेवकों के लिए संवाद कौशल, जन विश्वास, नीति स्वीकृति तथा विवाद समाधान में सहायक है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। विश्वासोत्पादक संचार केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं बल्कि
मूल्य आधारित मनोवृत्ति एवं व्यवहार परिवर्तन का माध्यम है। प्रभावी, पारदर्शी और संवेदनशील संचार से नागरिकों का विश्वास बढ़ता है तथा सुशासन और समावेशी विकास के लक्ष्य सुदृढ़ होते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। ईमानदारी क्या है? शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। ईमानदारी वह नैतिक गुण है जिसमें व्यक्ति के विचार, वचन एवं कर्म में एकरूपता होती है। शासन में ईमानदारी का अर्थ है कि लोक सेवक निजी हित से ऊपर उठकर संविधान, कानून एवं जनहित के अनुरूप निष्पक्ष, पारदर्शी एवं उत्तरदायी निर्णय ले। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार देखेंगे। पहला है कर्तव्यवाद। इमैनुअल कांट के अनुसार परिणाम नहीं बल्कि नैतिक कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। अगला पॉइंट है सद्गुण नैतिकता। अरस्तु के अनुसार ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं संयम जैसे गुण आदर्श लोक सेवक की पहचान है। अगला पॉइंट है उपयोगितावाद। बेंथम एवं मिल। ईमानदार शासन अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण को सुनिश्चित करता है। अगला पॉइंट है गांधीवादी दर्शन। सत्य, अहिंसा एवं साधनों की पवित्रता सुशासन का आधार है। अगला पॉइंट है संवैधानिक नैतिकता। संविधान के मूल्यों, न्याय, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का निष्ठापूर्वक पालन। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। ईमानदारी सुशासन की आधारशिला है। यह जन विश्वास, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को सुदृढ़ करती है। अतः प्रत्येक लोक सेवक को नैतिक मूल्यों एवं संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप कार्य करते हुए लोक कल्याणकारी एवं उत्तरदायी शासन स्थापित करना चाहिए। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार सिद्धांत के किन 5 सिद्धांतों को आप प्राथमिकता प्रदान करेंगे और क्यों? विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। आचार सिद्धांत वह नैतिक मानदंड है जो व्यक्ति तथा लोक सेवक के निर्णयों और आचरण को सही दिशा प्रदान करते हैं। सुशासन एवं जन विश्वास की स्थापना हेतु इनका पालन अनिवार्य है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। मैं निम्नलिखित 5 सिद्धांतों को प्राथमिकता दूंगा। पहला है सत्यनिष्ठा। प्रत्येक निर्णय में ईमानदारी एवं नैतिक दृढ़ता बनाए रखती है। अगला पॉइंट है निष्पक्षता। जात, धर्म, वर्ग या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर समान व्यवहार सुनिश्चित करती है। अगला पॉइंट है उत्तरदायित्व। निर्णय एवं कार्यों के प्रति जवाबदेही स्थापित कर पारदर्शिता बढ़ाती है। अगला पॉइंट है कौड़ा। कमजोर एवं वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विकसित कर समावेशी प्रशासन को प्रोत्साहित करती है। अगला पॉइंट है लोकहित। व्यक्तिगत या संस्थागत हित से ऊपर जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, जिससे सुशासन दृढ़ होता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। इन 5 आचार सिद्धांतों का समन्वित पालन लोक सेवक को नैतिक, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जनोन्मुख बनाता है। यही सिद्धांत संविधान के न्याय, समानता एवं लोक कल्याण के आदर्शों को व्यवहार में साकार करते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। गीता का अनासक्त योग क्या है? सिविल सेवकों के लिए यह क्या संदेश देता है? व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भगवत गीता में अनासक्त योग का तात्पर्य है कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए उसके फल के प्रति आसक्ति न रखना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का उपदेश देकर निष्काम कर्म की महत्ता बताई है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सिविल सेवक के लिए अनासक्त योग का संदेश।
पहला है कर्तव्य निष्ठा, व्यक्तिगत लाभ के बजाय जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देना। अगला पॉइंट है निष्पक्षता, राजनीतिक या व्यक्तिगत दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेना। अगला पॉइंट है ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा, भ्रष्टाचार और पक्षपात से दूर रहना। अगला पॉइंट है धैर्य एवं आत्मसंयम, संकट एवं आलोचना से भी संतुलित रहना। अगला पॉइंट है लोक कल्याण, परिणाम की चिंता से अधिक गुणवत्तापूर्ण सेवा पर ध्यान देना। अगला पॉइंट है नैतिक नेतृत्व, संविधान विधि के शासन तथा सार्वजनिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अनासक्त योग सिविल सेवक को कर्तव्य परायण, निष्पक्ष, नैतिक तथा जनोन्मुख बनाता है। यही सिद्धांत सुशासन, पारदर्शिता और लोक विश्वास की आधारशिला है तथा एक आदर्श लोक सेवक के आचरण का मार्गदर्शक भी। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांड का कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत क्या है? सिविल सेवा में इस सिद्धांत की क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार नैतिकता का आधार कर्तव्य है, न कि उसके परिणाम। उनका कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को केवल नैतिक कर्तव्य के कारण सही कार्य करना चाहिए, किसी लाभ, भय या पुरस्कार की अपेक्षा से नहीं। अब सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सिद्धांत का सार देखें। नैतिक नियमों का सार्वभौमिक पालन, सद्भावना सर्वोच्च नैतिक गुण है, परिणाम नहीं बल्कि कर्तव्य पालन महत्वपूर्ण है। अब हम अगला पॉइंट देखें। सिविल सेवा में भूमिका, निष्पक्षता, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। अगला पॉइंट है ईमानदारी, रिश्वत, पक्षपात एवं भ्रष्टाचार से दूर रहना। अगला पॉइंट है विधि का शासन, कानून के अनुसार निर्णय लेना। अगला पॉइंट है लोकहित सर्वोपरि, व्यक्तिगत या राजनीतिक दबाव से मुक्त रहना। अगला पॉइंट है उत्तरदायित्व, संविधान एवं नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। कांट का सिद्धांत सिविल सेवकों को निष्पक्ष, ईमानदार, उत्तरदायी एवं संविधान निष्ठ बनाता है। यही सिद्धांत सुशासन, जन विश्वास तथा नैतिक प्रशासन की आधारशिला है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हमारा आज का अगला प्रश्न है। थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसलिए आपको इस प्रश्न को स्वयं को पढ़ना है। इसका मैं उत्तर का एक्सप्लेन करता हूं। अब सीधे प्रश्न की भूमिका पर चलते हैं। यह प्रकरण सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, निष्पक्षता, गोपनीयता तथा लोकहित के बीच नैतिक दुविधा का उदाहरण है। एक लोक सेवक का दायित्व है कि वह भ्रष्टाचार की प्रत्येक आशंका की निष्पक्ष जांच करे। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। देवानंद का आचरण नैतिक दृष्टि से उचित था क्योंकि बैंक से प्राप्त सूचना रिश्वत या हितों के टकराव की आशंका उत्पन्न करती थी। अल्जाइमर से पीड़ित वरिष्ठ नागरिक के आर्थिक शोषण की संभावना की अनदेखी नहीं की जा सकती है कि भ्रष्टाचार की आशंका की जांच करना लोक सेवक का वैधानिक एवं नैतिक कर्तव्य है। प्रेम चोपड़ा का स्पष्टीकरण अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है, उसकी स्वतंत्र एवं साक्ष्य आधारित जांच आवश्यक है। अगला पॉइंट है, किंतु देवानंद को यह भी करना चाहिए था। पेंशन फाइल, भुगतान के रिकॉर्ड था अन्य साक्ष्यों का सत्यापन करना। आवश्यकता पड़ने पर विजिलेंस उच्च अधिकारियों को मामला भेजना।
गोपनीयता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। देवानंद ने भयंकर गलती नहीं की, बल्कि अपने नैतिक एवं प्रशासनिक दायित्व का पालन किया तथा उन्हें किसी पूर्वाग्रह के बिना निष्पक्ष, गोपनीय, साक्ष्य आधारित एवं विधि सम्मत जांच करनी चाहिए। यही दृष्टिकोण सुशासन, पारदर्शिता और लोक विश्वास को सुदृढ़ करता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य दोनों के लिए हानिकारक है। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। क्रोध एक स्वाभाविक संवेग है, परंतु अनियंत्रित होने पर यह निर्णय क्षमता, संबंधों तथा कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। लोक सेवक के लिए क्रोध पर नियंत्रण निष्पक्ष, संवेदनशील एवं प्रभावी प्रशासन की अनिवार्य शर्त है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। क्रोध के दुष्प्रभाव देखेंगे। निर्णय में पक्षपात एवं विवेक का ह्रास, पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों में तनाव, कार्यस्थल पर उत्पादकता एवं टीम भावना में कमी, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव। अब अगला पॉइंट है क्रोध नियंत्रण के उपाय। आत्म जागरूकता, क्रोध के कारणों एवं संकेतों की पहचान। अगला पॉइंट है संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, भावनाओं को संतुलित प्रबंधन। अगला पॉइंट है ध्यान, योग एवं प्राणायाम, मानसिक शांति एवं आत्मसंयम। अगला पॉइंट है सकारात्मक संवाद, प्रतिक्रिया देने से पहले सोच विचार। अगला पॉइंट है समस्या केंद्रित दृष्टिकोण, व्यक्तिगत नहीं समस्या पर ध्यान। अब हम समय प्रबंधन एवं तनाव नियंत्रण, गीता का समत्व योग एवं गांधी का अहिंसा सिद्धांत अपनाना। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। क्रोध का दमन नहीं, बल्कि उसका रचनात्मक प्रबंधन आवश्यक है। आत्म संयम, धैर्य एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से व्यक्ति बेहतर निर्णय ले सकता है। यही गुण एक लोक सेवक को उत्तरदायी, संवेदनशील एवं नैतिक प्रशासक बनाते हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अफसर घूस इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग उनको घूस देते हैं। यदि लोग घूस लेना बंद कर दे तो घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस कथन के बारे में आपका क्या विचार है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भ्रष्टाचार एक द्विपक्षीय समस्या है जिसमें घूस देने वाला और घूस लेने वाला दोनों शामिल होते हैं, अतः केवल नागरिक को दोषी ठहराना उचित नहीं है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कथन के पक्ष में देखेंगे। घूस की मांग तभी पूरी होती है जब कोई उसे देने को तैयार हो। शीघ्र लाभ मुहिमों से बचने या अनुचित फायदा लेने हेतु लोग स्वयं घूस देते हैं। नागरिकों की नैतिकता एवं जागरूकता भ्रष्टाचार को कम कर सकती है। अब हम आलोचनात्मक परीक्षण देखेंगे। अनेक मामलों में घूस मजबूरी में दी जाती है, जैसे पेंशन, राशन, पुलिस या राजस्व सेवाएं। सशक्त एवं विवेक अधिकार का दुरुपयोग अधिकारी करते हैं। कमजोर जवाबदेही, दंडहीनता तथा प्रशासनिक अपारदर्शिता भी प्रमुख कारण है। इसलिए समाधान केवल घूस न देने से नहीं, बल्कि ई गवर्नेंस, पारदर्शिता, सतर्कता, कठोर दंड एवं नैतिक प्रशासन में निहित है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः यह कथन आंशिक रूप से सही है। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए नागरिकों की ईमानदारी के साथ साथ उत्तरदायी प्रशासन, संस्थागत सुधार और प्रभावी कानूनों का समन्वय आवश्यक है। तभी सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्यों को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। लोक सेवक लोकतांत्रिक शासन और नागरिकों के मध्य सेतु होते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड ARC तथा नोडल कमेटी के अनुसार
लोक सेवा की प्रभावशीलता केवल दक्षता से नहीं बल्कि उच्च नैतिक मूल्यों से सुनिश्चित होती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। लोक सेवा के आवश्यक बुनियादी मूल्य थे। पहला पॉइंट है ईमानदारी, भ्रष्टाचार से मुक्त एवं नैतिक आचरण। अगला पॉइंट है निष्पक्षता, जात धर्म वर्ग आदि से परे समान व्यवहार। अगला पॉइंट है वस्तुनिष्ठता, तथ्य एवं नियमों के आधार पर निर्णय। अगला पॉइंट है उत्तरदायित्व, निर्णयों के प्रति जवाबदेही। अगला पॉइंट है पारदर्शिता, कार्यप्रणाली में खुलापन एवं सूचना का अधिकार। समर्पण, जनहित एवं संविधान के प्रति निष्ठा। अगला पॉइंट है करुणा एवं सहानुभूति, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता। अगला पॉइंट है साहस, अनुचित दबाव का विरोध कर सही निर्णय लेना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। इन मूल्यों से युक्त लोक सेवक संवैधानिक मूल्यों, सुशासन, जन विश्वास तथा लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। यही मूल्य नैतिक, उत्तरदायी एवं नागरिक केंद्रित प्रशासन की आधारशिला है। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामाजिक प्रभाव और अनुनय ने भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया है। विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। सामाजिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों के व्यवहार, मानदंड एवं अपेक्षाओं से प्रभावित होता है, जबकि अनुनय तर्क, संचार एवं विश्वास के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन की कला है। कोविड-19 के दौरान केवल दोनों ने जन सहभागिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। सामाजिक प्रभाव का योगदान, सामुदायिक मानदंडों से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एवं हाथ धोने का पालन बढ़ा। पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों एवं धार्मिक नेताओं ने जन जागरूकता बढ़ाई। परिवार एवं साथियों के सकारात्मक व्यवहार से नियमों का अनुपालन हुआ। अगला पॉइंट है अनुनय का योगदान। सरकार को 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी अभियान, टीकाकरण हेतु वैज्ञानिक जानकारी एवं मिथकों का खंडन, प्रधानमंत्री चिकित्सकों, सेलिब्रिटीज एवं मीडिया के संदेशों से वैक्सीन स्वीकार्यता बढ़ी। डिजिटल माध्यमों द्वारा विश्वास एवं सहभागिता में वृद्धि हुई। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। कोविड-19 ने सिद्ध किया है कि केवल कानूनी प्रतिबंध पर्याप्त नहीं होते। सामाजिक प्रभाव, प्रभावी अनुनय, जन विश्वास एवं सामुदायिक सहभागिता के समन्वय से ही महामारी जैसे संगठनों का सफल एवं टिकाऊ प्रबंधन संभव है। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को आपको पढ़ना है। अब सीधे भूमिका पर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 राज्य को नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने हेतु प्रयास करने का निर्देश देता है, किंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखना भी लोकतांत्रिक शासन का दायित्व है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पहले सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में देखेंगे। जन स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण की रक्षा, घरेलू हिंसा, अपराध एवं सड़क दुर्घटनाओं में कमी, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, चुनावी जनादेश एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना। अब हम हस्तक्षेप के विरोध में देखेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं पसंद पर अत्यधिक नियंत्रण, अवैध शराब तस्करी और काला बाजार बढ़ने की आशंका, राज्य के राजस्व में कमी तथा प्रवर्तन की चुनौतियां, लोक सेवक का दृष्टिकोण हम देखेंगे। कानून का निष्पक्ष एवं पारदर्शी क्रियान्वयन, जन जागरूकता, नशा मुक्ति केंद्र, पुनर्वास और वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देना, कठोर प्रवर्तन के साथ मानवीय एवं साक्ष्य आधारित नीति अपनाना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। सरकार का हस्तक्षेप तब उचित है जब उसका उद्देश्य लोकहित, जन स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय हो। अतः केवल प्रतिबंध नहीं बल्कि
जागरूकता, पुनर्वास, प्रभावी प्रवर्तन और जन सहभागिता के समन्वित मॉडल से ही शराबबंदी के उद्देश्य सफलतापूर्वक प्राप्त किए जा सकते हैं। धन्यवाद।